जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग और साथ ही साथ दोस्तों जो भारत निर्वाचन आयोग है इन दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। यानी आपको जो भारतीय निर्वाचन आयोग देखने को मिलता है दोस्तों ये भी हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन इन दोनों आयोग को दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये लेक्चर किन को काम आने वाला है? जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, साथ ही साथ जो वनडे एग्जाम्स होगा या फिर जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसकी जो यूनिट नंबर 10 है दोस्तों, उसमें आपको बहुत सारे आयोग देखने को मिल जाएंगे। उन्हीं में से एक आपको पढ़ना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन, इन दोनों आयोग को पढ़ना पड़ता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इन दोनों ही आयोग को दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग भारतीय निर्वाचन आयोग को, फिर उसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को जानेंगे। आयोग को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो राजीव कुमार आपको देखने को मिलते हैं ये क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, यानी जो देखने को मिलते हैं ये यही क्या है? चीफ हैं दोस्तों अभी किसके? भारतीय निर्वाचन आयोग के। उसके अलावा जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, ये आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ये सारे के सारे आयुक्त आपको देखने को मिलेंगे जो भारतीय निर्वाचन आयोग होगा उसके। अब आइए डिस्कस करते हैं कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन बन के आएगा दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रिक्वेंटली, क्योंकि एमपीपीएससी का जो एग्जाम्स होता है उसमें मेनली अगर हम देखें तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पूछी जाती है। अगर हम देखें इस आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो यह स्थापना की गई थी कब? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसी की याद में हम लोग हर 25 जनवरी को क्या है? भारतीय मतदाता दिवस दोस्तों जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, हम लोग इस दिन को मनाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि निर्वाचन आयोग का सचिवालय कहाँ है? तो ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, जो सचिवालय है आयोग का देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है यानी ईसीआई जो देखने को मिलता है, ये जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है, कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट कराती है? तो इसमें जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं जिसमें सांसदों के चुनाव होते हैं तो इसके भी ये कंडक्ट कराती है। राज्यसभा यानी जब एमएलए वगैरह का चुनाव होता है तब भी ये कंडक्ट कराती है। राज्य जो विधानसभाओं के चुनाव हो गए उसका भी ये दोस्तों क्या है? इलेक्शन कंडक्ट कराती है। राष्ट्रपति का इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम ईसीआई का होता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी ईसीआई ही करवाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग किन किन का जो है चुनावों का संचालन करती है। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन के आ जाएंगी। तो आपको याद रखना है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी का चुनाव कराती है ईसीआई। इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों जो पंचायतें हो गई और जो नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, इनके लिए अगर हम देखें इसके पास कोई भी संबंध नहीं होता। यानी इनका जो पंचायतों के चुनाव हो गए, नगर पालिकाओं के चुनाव हो गए, ये ईसीआई नहीं करवाती। ये कौन करवाती है? राज्य चुनाव आयोग दोस्तों करवाता है इनके जो है पंचायतों के चुनाव हो गए और नगर पालिकाओं के। तो ये आपको याद रखना है कि राज्य चुनाव आयोग किन के जो है चुनाव कंडक्ट कराता है? पंचायतों के, और शहर में अगर हैं आप तो नगर पालिकाओं की। अब इसके कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है यानी संवैधानिक जो प्रावधान है उनको आइए जानते हैं। संविधान का आपको पता है कि जो भाग 15 देखने को मिलता है वो किससे रिलेटेड है? इलेक्शन से रिलेटेड है। भाग जो आपको 15 देखने को मिलता है, इसमें आर्टिकल 324 से 329 तक क्या है? चुनाव से संबंधित देखने को मिल जाएंगी। और इसमें क्या किया गया है? बेसिकली अगर हम देखें तो एक चुनाव आयोग की स्थापना की बात की जाती है। अब एक एक करके डिटेल से जानते हैं 324 क्या कहता है। 324 का काम क्या है? अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना चुनाव आयोग का। ये किसके तहत पावर मिलती है? अनुच्छेद 324। 325 क्या कहता है आर्टिकल? धर्म, जाति या लिंग के आधार पर अगर हम देखें किसी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल ना करने या इनके आधार पर उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, यानी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये भी आपको याद रखना है।
आर्टिकल। दोस्तों ये आर्टिकल आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई अल्टरनेटिव्स नहीं है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 24 किसके बारे में है, आर्टिकल 325 किसके बारे में है। तो ऐसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये तो आपको दोस्तों याद करने पड़ेंगे, मेमोराइज करना पड़ेगा। 326 अगर हम देखें, बस आप इतना रखिए याद, 324 से लेकर 300 अगर 29 तक के पूछे जा रहा है, तो ये आप मान के चलिए कि ये सारे के सारे जो आर्टिकल हैं ईसीआई से रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं। साथ ही भाग 15 दोस्तों, ये भी आपको कनेक्ट करना है इसी से ही। अब 326 क्या कहता है, लोकसभा हो गई और राज्यों की जो विधानसभाएं हो गई, इनके जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होंगे, ये 326 कहता है। 327 क्या कहता है, जो विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में संसद के पास क्या शक्तियां हैं प्रावधान बनाने की, तो 327 कहता है। 328 क्या कहता है, ऐसे विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य विधानमंडल की शक्तियां दोस्तों, ये बताता है 328। 329 क्या कहता है, चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक, यानी क्या करता है ये 329 कहता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी जो इलेक्शन है इससे, चुनाव मामलों में अगर हम देखें अदालत अगर क्या है हस्तक्षेप पर रोक है, पूरा का पूरा अगर हम देखें अगर कोई मामला होता है चुनावी मामला, तो कौन फिर देखता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गए, जो पूरा का पूरा आयोग सारे मामलों को देखता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों इसकी संरचना पर, हम लोग आते हैं कि आखिर संरचना को लेकर क्या क्या बात देखने को मिलती है। सबसे पहले हम लोग आते हैं, जब हमारा जो चुनाव आयोग बना था, मूल जो रूप देखने को मिलता था हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसमें सिर्फ एक चुनाव आयुक्त होता था। अभी मैंने आपको 3 लोगों के नाम बताए, उससे पहले सिर्फ एक ही चुनाव आयुक्त होता था। चुनाव आयुक्त अधिनियम 1989 के बाद क्या किया गया, एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। इसमें क्या किया गया, मुख्य चुनाव आयुक्त तो रहेगा ही, अन्य चुनाव आयुक्त होंगे जिन्हें क्या है राष्ट्रपति क्या करेगा, समय समय पर चुन सकता है और इसमें शामिल होंगे। वर्तमान में अगर हम देखें दोस्तों तो क्या स्ट्रक्चर है, एक तो रहेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 क्या रहेंगे, अन्य चुनाव आयुक्त रहेंगे। तो ये आपको वर्तमान में देखने को मिलता है, यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जो भी इसमें मेंबर्स रहेंगे सारे के सारे मेंबर आईएएस रैंक के ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से दोस्तों मेंस का क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी नियुक्ति कार्यकाल, हालांकि यहाँ से भी प्रीलिम्स के आते हैं, हम शक्तियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ से बन सकते हैं दोस्तों मेंस में क्वेश्चन। अभी ये प्रीलिम्स में ही बनेंगे क्योंकि यहाँ पर टेन्योर के बारे में बात की गई है और इनकी नियुक्तियाँ कौन करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। जैसे चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है इन सभी की, और इनका 6 साल निश्चित रहता है कार्यकाल, या 65 साल जो भी हो जाए वो फिक्स रहता है। भारत में अगर हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समक्ष क्या करते हैं ये लोग, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के जो वेतन भत्ते होते हैं वो के उतने ही इनके भी वेतन भत्ते देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इन्हें किस तरीके से हम लोग निष्कासित कर सकते हैं या हटा सकते हैं, तो क्या है प्रोविज़न, कभी भी वे त्यागपत्र दे सकते हैं, एक रास्ता तो ये है, या उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। लेकिन कैसे हटाया जा सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के तहत ही पद से हटाया जा सकता है। अब कैसे हटाया जाता है, अब ये समझिए, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होने कैसे हटाया जाता है, इसको हटाया जाता है दोनों सदनों में जो जाएगा पेश किया जाएगा, उस प्रस्ताव को दोनों सदन से पास होने के बाद, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने के बाद फिर उसे हटाया जाता है। यानी जिस तरीके से एक लॉ बनता है उसी तरीके से एक प्रोसेस होती है इन्हें हटाने की दोस्तों। यानी कोई एक्ट बनता है, एक्ट कब बनता है, कोई भी जो है बिल है वो एक्ट यानी अधिनियम कैसे बनता है, नियम कैसे बनता है, वो पहले क्या होगा, मान के चलो कोई किसी भी एक संसद में आ गया तो फिर क्या होगा, दोनों ही एक संसद से पास हो गया, दूसरे में जाएगा, दूसरे में भी पास हो गया, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसको क्या है सिग्नेचर कर देंगे, पास कर देंगे, तो उसके बाद जो बिल था वो एक्ट बन जाता है। इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर चलता है। अब आते हैं हम लोग प्रशासनिक शक्तियाँ क्या क्या रहती हैं इसके पास, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स रहती हैं ईसीआई के पास। इसके संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर देश भर में चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण,
यानी इसके पास ये पावर होती है। आपने सुना होगा डिलिमिटेशन आयोग या परिसीमन आयोग का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो यही आयोग डिसाइड करता है कि भारत में जो कितनी सीटें रखी जाएं, कितनी ना रखी जाए। तो ये डिसाइड करने के पावर्स किसके पास हैं? ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग के पास ये पावर्स है कि वो डिसाइड करेगा कि कितनी सीटें होनी चाहिए। मतदाता सूची तैयार करना ये भी इसका काम रहता है, समय पर उसे अपडेट करना, और जितने भी पात्र मतदाता हैं उनका दोस्तों रजिस्ट्रेशन कराना इसका काम होता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना भी इसका काम होता है। चुनाव चिन्हों को आवंटित करना इसका काम रहता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसे आप आचार संहिता कहते हैं, इसका भी दोस्तों काम रहता है। और क्या देखने को मिलता है, 1 मिनट। और चुनावों के संचालन के लिए दोस्तों जो कार्यक्रम है ये तय करना, चुनाव आम चुनाव हो या उपचुनाव हो, तो सभी की ये कार्यक्रम देखता है कि किस तरीके से दोस्तों कब को किस जोन में इलेक्शन होगी। तो ये सारे डिसाइड करने का काम इसका होता है। इसके पास कुछ सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी रहता है, ये पावर्स भी हों। कुछ अर्ध निकायक, अगर हम देखें अर्ध न्यायिक क्वाजी ज्यूडिशरी पावर्स भी इसके पास देखने को मिलती हैं। संविधान के तहत अगर हम देखें तो संसद और राज्य विधानसभा के जो मौजूद सदस्यों के चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले में दोस्तों आयोग क्या है, सलाहकार का पावर इसके पास आ जाता है। और जो मामले अगर हम देखें आयोग की राय में राष्ट्रपति राज्यपाल जिसे ऐसी राय दी गई है के लिए भी बाध्यकारी होते हैं। यानी जो अगर ईसीआई ने सलाह दे दी दोस्तों तो वो बाउंडेड रहती है, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो उन पर अगर इसने अपना कोई टिप्पणी दे दी तो फिर वो बाउंडेड रहती है, वो माननी ही पड़ती है इन लोगों को। तो ये पावर्स हो गए। और कोई अगर भ्रष्ट है, चुनाव में दोषी पाए जाते हैं दोस्तों, तो उसे क्या हो गए, उस व्यक्ति के मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के सामने जाता है और आयोग की राय पूछी जाती है, तो फिर उस ऐसे मामले में क्या है, जो आयोग अगर कह दे कि हाँ भ्रष्ट है ये, तो फिर उस उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये भी देखने को मिलता है। और क्या है इसके पास, जो राजनीतिक पार्टियां हैं जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, बीएसपी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, तो ये जो पार्टियां आपको देखने को मिलती हैं दोस्तों, इनको मान्यता देना भी इसी का काम है। और कोई पार्टी है उसका विभाजन हो रहा है या विलय हो रहा है, विवादों को निपटाना है, तो वहाँ पर फिर ये एक तरीके से क्या है, ज्यूडिशरी की तरह काम करेगी, अर्ध न्यायिक शक्तियाँ इसलिए वहाँ हमें देखने को मिल जाएगी। आयोग के पास और क्या है, किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने की शक्ति है। जो समय के भीतर कानून निर्धारित तरीके से चुनावी खर्चों का अगर लेखा जोखा, मान के चलो चुनाव हो रहे हैं अभी 2024 में, आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। मान को चुनाव हुए और वहाँ पर बहुत किसी पार्टी ने बहुत पैसा खर्च किया या किसी मेंबर ने किया, लेकिन वो सही बता नहीं पा रहा कि मैंने एक्चुअली इतना पैसा आया कहाँ से, कहाँ खर्च किया। तो ऐसे में दोस्तों फिर क्या होगा, उस उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये सारे पावर्स जो हमने जाने ये भारतीय निर्वाचन आयोग के। अब यहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग फोकस करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को। सबसे पहले अगर हम देखें जो निर्वाचन आयोग है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, इसका काम क्या है? इसका काम है स्वतंत्र निष्पक्ष तरीके से क्या है, चुनाव कंडक्ट कराना, यानी इलेक्शन कंडक्ट कराना इसका काम रहता है। और एक क्या है, एक स्वायत्त और एक संवैधानिक निकाय देखने को मिलता है। कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो इस आयोग को बारे में बात करते हैं? तो अनुच्छेद 243 के या 243 आप या भी कह सकते हैं, और 243 जेड, जिसे हिंदी में या और का कहते हैं, 243 जेड। और अनुच्छेद 324, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 324 से लेकर 329 तक किसके बारे में है, सारे के सारे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हैं। तो ये बात करता है इन सभी दोस्तों जो संविधान की जो अनुच्छेद के आर्टिकल्स हो गए, इससे क्या है, इस स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इसको शक्तियाँ मिलती है, इसका निर्माण होता है, इसके पास ये जो पावर्स हैं ये सुरक्षित रहते हैं इन अधिनियम के थ्रू। तो ये अधिनियम आपको याद रखने हैं किससे रिलेटेड हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, अगर हम देखें तो ये काम क्या है बेसिकली इस आयोग का। इसको हालांकि अगर आपने देखा कि जो ईसीआई है इसके पास तो दे दिए गए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के चुनाव करवानी है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के। अब बचा क्या, बचे हैं दोस्तों अभी नगर पालिकाएं, नगर निगम बचे, और क्या बचा,
पंचायतें बची, शहरी स्थानीय निकाय बचे दोस्तों। तो इन सभी का दोस्तों कौन काम चुनाव कंडक्ट करा गया है, इसके लिए दोस्तों क्या होगा, अगर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश चुनाव जो आयोग है वो रहेगा। अब इसकी नियुक्ति कौन करेगा, मान के चलो आयोग बना लिया, उसमें अब भाई मुख्य चुनाव आयुक्त भी तो चाहिए, चुनाव आयुक्त भी तो चाहिए, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इसका काम रहता है जिम्मा राज्यपाल का। वहीं अगर हम भारत में बात करें भारतीय इलेक्शन कमीशन, तो वहाँ राष्ट्रपति का ये काम रहता है और यहाँ राज्यपाल का रहता है। अब आते हैं मध्य प्रदेश के कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के। जो मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग है इसका गठन कब किया गया, तो ये डेट आपको देखने को मिल जाएगी। ये मैंने डेटा दोस्तों मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से लिया है, तो वहाँ मुझे ये देखने को मिला 1 फरवरी 1994 से। अब क्वेश्चन बनेगा कि पहले जो मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त थे ये कौन थे, तो ये आपको देखने को मिलते हैं NB लोहानी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और दोस्तों ऐसे बन सकते हैं, मान के चलो ऑप्शन ऐसे आ जाएगा कि 3 तो रहेंगे, मान के चलो चुनाव आयुक्त मध्य प्रदेश के ABC, और एक जो D रहेगा ये गलत रहेगा। तो ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से मध्य प्रदेश के निर्वाचन चुनाव आयुक्त नहीं रहे, ऐसे बन सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये नाम जरूर याद करने हैं सारे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले कौन है, फर्स्ट जो देखने को मिलते हैं NB लोहानी, सेकंड गोपाल शरण शुक्ल, थर्ड आपको आदित्य विजय सिंह, अजीत राय ज़्यादा फिफ्थ, R परशुराम सिक्स, और वसंत प्रताप सिंह 7। ये सारे आपको याद रखने हैं। वर्तमान में कौन है, वसंत प्रताप सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे मध्य प्रदेश की जो चुनाव आयुक्त होगा वो। तो ये मेंबर आपको याद रखने हैं, कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, ये मेंबर्स आपको याद रखने हैं दोस्तों। इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। वसंत प्रताप सिंह वर्तमान में देखने को मिलेंगे। अब ये कुछ स्ट्रक्चर है, हालांकि हमें इतना नहीं इसको डिटेल से पढ़ना, बस हम 2 पोस्ट आपको याद रखना है कि एक चुनाव आयुक्त, उसके नीचे फिर सेक्रेटरी रहता है जो क्या है MPPSC क्रैक हुआ बंदा रहता है दोस्तों। अब आते हैं इसकी जो सचिव हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये IAS रैंक हो गया, फिर जो MPPSC जिसने निकाला हो, सॉरी MPPSC जिसने निकाला हो, तो वो ये रहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आएगा कि पहले मध्य प्रदेश के सचिव कौन थे निर्वाचन आयोग के, तो प्रकाश चंद हो गए। फिर यशपाल कुमार। महिला अगर पूछा जाए तो श्रीमती विजया श्रीवास्तव पहले ये महिला देखने को मिल जाएंगी। KP सिंह, VC रावत, राकेश बंसल, ये नाम आपको याद रखने दोस्तों क्योंकि कोई भी नाम पूछा जा सकता है। SP गुप्ता, SC जैन, अरुण तिवारी, हीरालाल त्रिवेदी, श्रीमती उर्मिला मिश्रा, खासकर महिलाओं के नाम जरूर याद करिए। डॉक्टर राजेश राजौरा, अनुपम राजन, श्रीमती रजनी उइके, सुभाष जैन, और वर्तमान में कौन है, राकेश सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। 2022 से ये हैं, BS जामोद की जगह इन्होंने ली थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसका अगर हम देखें काम क्या रहता है, बेसिकली जो आपको देखने को मिल जाएगा MP स्टेट इलेक्शन कमीशन देखने को मिलेगा। इसके कार्य क्या है, तो कार्य आप समझिए ध्यान से। चुनाव कार्यक्रम जारी करना कि भाई कब किस जोन में चुनाव होंगे, दिशा निर्देश जारी करना निगमों के चुनाव कराने के लिए, निगमों के लिए क्या है चुनाव आयोजित कराना, पंचायतों के चुनाव के लिए क्या है दिशा निर्देश जारी कराना, और पंचायतों के चुनाव कराना, निगमों के चुनाव लड़ने की जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें क्या है दिशा निर्देश देना, तो ये भी इसका काम रहता है। और क्या है नगर, क्योंकि ये दोस्तों मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। राज्य में नगर पंचायतों के लिए चुनाव कराना, स्थानीय चुनाव में आदर्श आचार संहिता जिसे आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, आचार संहिता के नाम से जानते हैं, वो जारी करना, नए जो मेंबर्स हैं मतदाता सूची में जोड़ना, अद्यतन यानी अपडेट करना, हटाना, अपडेट करना, ये सारे रहते हैं इसके काम। और जो फाइनल जो चुनाव हो गया उसके बाद परिणामों को घोषित करना इसका काम रहता है नगर निगमों के और नगर पंचायतों के दोस्तों। और ज़रूरत पड़ने पर फिर से पुनर्मतदान का भी दोस्तों आदेश देने का इसके पास पावर्स होते हैं। और क्या है राज्यव्यापी मतदान व्यवस्था करना, पंचायतों के चुनाव की जो खर्चा हो रहा उसकी निगरानी करना, जनमत सर्वेक्षण जारी करना, चुनाव कराने का निर्णय,
और स्थानीय निकाय चुनावों के परिणामों की घोषणा भी करना। साथ ही नगर पालिका हो गया, पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों का क्या है, परिसीमन अभ्यास, और कदाचार के मामले में क्या है, चुनाव का विरोध करना भी दोस्तों इसके पास कुछ पावर्स रहती हैं। तो इस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने जाना, क्या क्या जाना, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश को जाना, साथ ही हम लोगों ने जाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय निर्वाचन आयोग को जाना। अब इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ज्वाइन करिए और इसकी पीडीएफ मैं आपको वहाँ डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों ये लेक्चर एमपीपीएससी का, चूँकि अभी फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, इसकी लास्ट डेट जो है, सॉरी हर बार यहाँ लिख रहा हूँ, एमपीपीएससी की अगर हम देखें दोस्तों, अगर आपने अभी तक फॉर्म ना भरा हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 8 तारीख हो गई है, जो पहले कितनी थी, मेरे ख्याल से 22 थी, इसको अब बढ़ा दिया गया है। तो आप ये याद कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।